अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ओके जी, आज हम दो रिजल्ट्स पढ़ेंगे। एक है जी लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम और दूसरा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। इसको हम कहते हैं नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। राइट, सो लेट्स हैव इट स्टेटमेंट। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या है, ज़रा समझिए इसको। I1 एक इंटरवल है A1 B1, I2 कोई दूसरा इंटरवल है A2 B2, I3 कोई तीसरा इंटरवल A3 B3 एंड सो फोर्थ। यू हैव infinitely many intervals, infinite intervals like this. I1 is contained in I2, I2 is contained in I3 and so on. और जो nth इंटरवल होगा उसकी लेंथ की जो लिमिट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। इसको अब ये देखिए ना कि लेट्स से ये अगर मेरा फर्स्ट इंटरवल है I1, तो दिस पॉइंट इज A1 क्लोज्ड। इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि हमने क्लोज लिया है। A1 भी इसमें शामिल है और B1 भी जो है वो पॉइंट भी इसमें इंक्लूडेड। दिस इज योर B1, दिस इज योर B1। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, ये दिस। फिर I2 एक और लीजिए, I1 कंटेन्स I2, I2 उसके अंदर आएगा, तो इसका मतलब ये होगा लेट्स से दिस इज B2 एंड दिस इज A2। यूँ कह सकते हैं ये A2, ये B2। ये जो है दिस वन इज, अगर इसको पहले वाले को देखें तो ये I1 था और इसको देखें तो ये I2 है। राइट, इस तरह से हम बनाते जाएं। अब ये आ गया जी सम B3 एंड दिस इज सम A3 और दिस इंटरवल इज I3 एंड सो फोर्थ। चलाते जाएं लाइक दिस 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 दिस। फर्ज करेंगे IN इंटरवल है दैट इज AN BN, तो इस इंटरवल की जो लेंथ होगी दैट इज BN माइनस AN। ये आप सबको पता है, इंटरवल ओपन हो क्लोज्ड हो, हाफ ओपन हो हाफ क्लोज्ड हो, उसकी लेंथ B माइनस A होती है। मतलब अगर इंटरवल ये हो, ये वाला हो, ये हो या ये हो, इनमें से कोई भी इंटरवल हो तो इसकी लेंथ क्या होती है B माइनस A। दिस इज B माइनस A इज द लेंथ। ये सब की जो लेंथ है वो B माइनस A होती है। राइट, तो यहाँ जो nth इंटरवल होगा वो AN BN होगा, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी BN माइनस A। और इसके ऊपर जब लिमिट लगाएंगे यानी कि n इन्फिनिटी का मतलब आप आगे आगे चलते जाएं, तो इन्फिनिटी पे यानी कि आप बहुत ज़्यादा आप सिक्वीज करते जा रहे हैं। यू आर सिक्वीजिंग कॉन्टिन्यूसली पॉइंट्स लाइंग इनसाइड ऑल द इंटरवल्स। यू विल सी दैट चलते चलते ये और आप ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे, तो वो कहता है बस एक पॉइंट C ही रह जाएगा विच विल बी कॉमन टू आर। यानी कि यहाँ पे पहुँच जाए कि ये जो लेंथ जो है वो ज़ीरो हो जाए। ऑफ कोर्स लेंथ छोटी हो जाएगी जब आप ज़ीरो लेंथ की बात करेंगे, यू हैव टेकन इन्फिनिट इंटरवल्स, ठीक है, देन देयर इज एग्जैक्टली वन रियल नंबर कॉमन टू ऑल इंटरवल्स। तो फिर इन सारे इंटरवल्स के दरमियान एक ही रियल नंबर कॉमन होगा और मतलब यूनिक होगा। एक का मतलब एग्जैक्टली वन, एक ही रियल नंबर कॉमन टू ऑल होगा। देयर इज एग्जैक्टली वन, यानी कि जो रियल नंबर कॉमन टू ऑल है वो यूनिक होगा। इसको दोबारा समझिए, क्या है
कि अगर हमारे पास एक इंटरवल a1 b1 है, एक इंटरवल a2 b2 है, फिर a3 b3 है, एंड सो ऑन इन दिस वे, i1 जो है वो i2 को कंटेन करता है, i2 i3 को कंटेन करे, एंड सो ऑन चलते चलते। और फिर हर इंटरवल, जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो हम उसकी लेंथ की बात करते हैं। और मैंने आपको बताया कि इंटरवल ए बी हो, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड हो, ओपन हो या क्लोज्ड हो, उसकी लेंथ b माइनस ए ही रहती है, डरने की जरूरत नहीं है। तो जो nth इंटरवल होगा आई एन, वो ए एन बी एन होगा। तो जब हम n को टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो जो nth इंटरवल की लेंथ है वो जीरो हो जाएगी। तो अगर इफ यू हैव इंटरवल्स लाइक दिस, with one is contained in, second is contained in first, and third is contained in second, so is in one, and so on and so forth, with the condition that the length of nth interval is the limit of the length, of the length of nth interval tends to zero, यानी कि उसकी लेंथ कम होते होते जीरो को कन्वर्ज कर जाए, ये जो सीक्वेंस ऑफ लेंथ्स है, तो फिर इन सभी इंटरवल के दरमियान एग्जैक्टली वन रियल नंबर कॉमन होगा। दिस इज व्हाट वी हैव नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। तो इसका प्रूफ भी करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिए। सी क्या है, ये हमारा पहला इंटरवल हो गया I1, ये A1 है, ये B1 है, दिस इज योर I1, फिर ये A2 है और ये B2 है, ये पहले इतना है, फिर ये I2 है, ये I2 है, एंड सो ऑन। अब ये चलते जा रहे हैं और ये चलते चलते, ठीक है, ये इंटरवल, एक और इंटरवल, एक और आ गया, एक और आ गया। लेट्स से दिस इज योर ए एन, दिस इज बी एन, ये ए एन है और ये बी एन है, दिस इंटरवल इज आई एन विच इज इक्वल टू ए एन बी एन, विद द कंडीशन दैट अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो अंदर को आना शुरू हो जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ 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 यहाँ, तो आप देखेंगे एक ही रियल नंबर, एक ही पॉइंट रहेगा, कॉमन टू ऑल होगा, अब इंटरवल की बात नहीं होगी, ठीक है। तो इसका कंडीशन इज I1 कंटेन्ड I2 which is contained I3, which contains In minus 1, which contains In, which contains so on। अगर इस तरह से हो तो तब हम कहेंगे कि इनके दरमियान एक ही रियल नंबर कॉमन है, राइट, एग्जैक्टली वन। तो चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं, लेट्स हैव इट्स प्रूफ। अब देखिए ये जो सीक्वेंस है A1, ये मैं इसकी बात कर, A1 A2 here is A3, चलते चलते here is AN। तो अगर आप इसको नंबर सिस्टम के लिहाज से देखें तो A1 से बड़ी है A2। पहले ये देखिए यहाँ आपका A1 है, ऑफ कोर्स अगर मैं इसको बनाऊं तो ये डिस्टेंस A1 है, फिर आपका A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो यू सी ये A1 A2 A4, ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग है, ये सीक्वेंस है A1 A2 A3 सो ऑन AN एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो है वो इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव भी है, कि जो भी पहला नंबर B1 जो है वही आप इसकी अपर बाउंड है, बल्कि उससे पीछे BN भी अपर बाउंड है, BN जो है वो बड़ा है इन सब से, राइट। सो आप क्या कहेंगे प्रूफ में? प्रूफ
we know that the sequence A1, A2, A3 and so on, AN and so on, AN के बाद AN plus 1 and so on, is an increasing sequence and is bounded by B1 as bounded above, देखिए ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव बाय, अबव साइड से ये बाउंडेड है, बाउंडेड बाय बी एन भी है, लेकिन चलिए हमने B1 लिख दिया, कोई मसला नहीं, आप B2 भी लिख सकते हैं, BN भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि सारे BN जो है इसके हायर से उस साइड पे हैं, तो वो इससे बड़े हैं और वो अपर बाउंड से बाउंडेड, सो दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव। तो चले B1 मैंने लिख दिया, राइट, बाउंडेड बाय above by B1 as B1 is an upper bound, ठीक है, of the sequence AN, right, अपर बाउंड है। तो इसका मतलब क्या है, आपको मोनोटोन बाउंडेड थ्योरम याद होगा, उसमें हमने दो बातें की थी कि अगर कोई सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव हो तो वो फिर कन्वर्जेंट होता है, वो अपने सूप को कन्वर्ज करता है। इस तरह से हमने एक और रिजल्ट दिया था कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड बिलो हो तो वो अपने इन्फ को कन्वर्ज करता है। सो दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस A1, A2, AN as it is increasing and is bounded above by B1, B2 भी है, BN भी है। So this sequence is convergent and converging to its supremum, right? अब ये लिख सकते हैं, then by monotone bounded convergence theorem, the sequence AN is convergent and limit n tends to infinity, AN is equal to sup of AN n belong to n। अगर सीक्वेंस को प्रिसाइजली एक सेट में डाल दिया जाए, इफ द एंटायर सीक्वेंस is precisely contained in a set, then the supremum of that set is in fact the limit of the sequence, right? We have seen this theorem, हमने इसको प्रूव भी किया था सीक्वेंस के चैप्टर में। देखिए कि जो मोनोटोन इंक्रीजिंग होता है, बाउंडेड अबव होता है, वो कन्वर्जेंट होता है और कन्वर्जिंग टू इट्स सुप्रीमम होता है, राइट। उसके बाद आप एक और देखिए, सो also इसको कह लें एल कह लें से, इस बात कोई ना कोई आंसर तो आएगा, तो उसको हमने एल कह लिया कि सीक्वेंस की लिमिट है, AN की लिमिट।
अगर ए एन है तो आप कैपिटल ए भी लिमिट रख सकते हैं, अगर आसानी हो जाएगी। अगर बी एन की लिमिट लेनी होगी तो कैपिटल बी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये एल भी ठीक है, नॉर्मली हम एल रखते रहे। चलो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू एल, राइट। तो फिर क्या होगा, आल्सो एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n tends to infinity a n which is lesser equal to b n for all n belong to n, क्योंकि आपको पता है कि सारी की सारी सीक्वेंसेस ए एन जो है वो लेसर इक्वल टू बी एन है। यानी कि आप अगर इंटरवल में देखें तो यहाँ जो ए एन है इधर आपका बी एन आएगा और इधर बी एन -1 चलते चलते ये बी वन है। तो ये सारी की सारी जो बी आईज की सीक्वेंस है वो ए एन की से बड़ी है। So an is lesser equal to or bn. So because its limit must be lesser equal to bn, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। For each number n, ठीक है। This means that, अच्छा, this means that an less equal to l is lesser equal to bn for all n belong to n। ये कैसे, अब देखिए, चूंकि l जो है वो सुप्रीमम है, l क्या है, सुप्रीमम है, l जो है वो सुप्रीमम है, और l को अगर मैं सुप्रीमम मानूं तो l जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू an होगा फॉर ऑल n, और l जो है वो लेसर इक्वल टू बी एन यहाँ से हो गया। सो फ्रॉम दिस एंड द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम आप ये भी कह सकते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, यूजिंग 1 एंड 2। ये स्टेप अगर आपको नहीं समझ आए दोबारा देखिए। चूंकि L सुप्रीमम है तो L जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, इतनी बात से आप देखिए। दिस इज L जो है वो an लेसर इक्वल टू L होगा फॉर ऑल n बिकॉज L इज द सुप्रीमम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस L वाज द सुप्रीमम सो an लेसर इक्वल टू L फॉर ऑल n, आल्सो L इज लेसर इक्वल टू bn। फ्रॉम these two you can have an lesser equal to L lesser equal to bn, so no problem, right? फर्दर लिख देते हैं, दिस इज ट्रू एज L was the supremum of an n belong to n। अब चूंकि L सुप्रीमम है तो an लेसर इक्वल टू n होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू n, और L लेसर इक्वल टू bn था, ये आपने वैसे ही देख लिया। चूंकि L जो है उसकी लिमिट थी और n लेसर इक्वल टू bn था तो लिमिट भी छोटी होगी। सो बिकॉज लिमिट लाइंग बिटवीन an एंड bn, राइट। तो इसका हमें क्या फायदा हुआ, this means that this shows that L lies in each interval in for each n belong to capital N। यानी कि हमने ये शो कर दिया कि हाँ तमाम इंटरवल्स के दौरान एक नंबर रियल नंबर है। अब हम साबित करेंगे कि यही है, कोई और नहीं है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप कोई एक और भी रियल नंबर मान लीजिए कि भाई कोई L डैश रियल नंबर भी है लाइंग बिटवीन an एंड bn, राइट, और बाद में साबित कीजिए कि L इज इक्वल टू L डैश है। इसका मतलब है कि ये यूनिकनेस भी ऑब्जर्व हो जाएगी, राइट। अच्छा, सपोज
L dash belong to In for each n belong to n as well. ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया कि L डैश जो है वो कोई आर्बिट्रेरी नंबर आपने चूज किया है और वो भी हर nth इंटरवल को in को बिलोंग करता है फॉर ईच n बिलोंग टू n एज वेल। हमने यानी कि ये L डैश डिफरेंट ले लिया, खुद से ले लिया कि वो भी हर इंटरवल में है। ठीक है, अब आप अगर अब ये साबित कर देते हैं कि L इज इक्वल टू L डैश है, तो दिस मीन्स दैट कि वो जो रियल नंबर लाइन बिटवीन ऑल द इंटरवल इज यूनिक। ठीक है, नाउ देखिए किस तरह से दैट इज an is less equal to L dash less than equal to bn। ओके, तो यहां से क्या होगा, और an को सब्ट्रैक्ट कीजिए थ्रू आउट द इनक्वालिटी, तो 0 लेस देन इक्वल टू L डैश माइनस an लेस देन इक्वल टू bn माइनस an। अब अगर आप इसकी लिमिट लगा देते हैं तो लिमिट लगाएं और 0, चूंकि 0 की लिमिट तो 0 ही रहेगी, आपको पता है 0 की लिमिट 0 है। ठीक है, वैसे भी इसकी लिमिट भी 0 है, अगर आप सैंडविच थ्योरम लगाना चाहें, इसकी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट भी 0 है, तो इसकी लिमिट भी 0 होगी। ठीक है, अच्छा इसका व्यू लिख सकते हैं एज लिमिट n tends to infinity 0 is equal to 0, which is equal to limit n tends to infinity bn minus an। ये दिया है, ये गिवन है आपकी स्टेटमेंट में कि जो n इंटरवल है उस पर जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो उसकी लिमिट 0 हो जाती है। इसकी लिमिट भी 0 है, इसकी लिमिट भी 0 है, हेंस बाय सैंडविच थ्योरम। अब आप सैंडविच थ्योरम लगाएंगे तो इसकी लिमिट भी 0 होगी, हेंस बाय सैंडविच थ्योरम sandwich theorem of sequences क्या होगा, अगर सैंडविच थ्योरम लगाएं तो what will happen, limit n tends to infinity L dash minus an is equal to 0 or limit n tends to infinity an बराबर L dash, of course L dash कांस्टेंट उधर आ जाएगा, या आप सीक्वेंस इसमें भी लिमिट इसमें भी आ जाएगा, उस लिमिट को उठा के उधर ले जाए। एंड व्हाट इज दिस, व्हाट वाज दिस, दिस इम्प्लाई L is equal to L dash। ठीक है, hence this real number common to all intervals is unique। This completes the proof। Okay, this completes the proof। तो यानी कि हमने यही साबित करना था कि अगर इस तरह से आपके पास इंटरवल्स हैं कि एक दूसरे में कंटेन करता है, तो दूसरा फिर दूसरा पहले में, फिर तीसरा दूसरे में, सो बिकॉज इन वन एंड सो ऑन, इस तरह से है। आई के माइनस वन कंटेन्स आई के विद द condition that the length of the kth interval is 0, then there always exists a unique real number common to all intervals। That was the nested interval property। ठीक है, nested interval property खास है, जरा सोचिए इसके बारे में। क्लोज्ड इंटरवल लिए आपने, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल लिए हैं, राइट, और ख़ास अंदाज से लिए हैं। नेस्टेड बन रहा है, एक दूसरे के अंदर है, नेस्ट ऐसे ही बनता है, एक फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा, वो नेस्ट उसी नेस्ट से ये नेस्टेड इंटरवल बन गया। तो नेस्टेड इंटरवल्स हैं, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, विद द कंडीशन दैट द लेंथ ऑफ द nth इंटरवल इज 0, देन दीज इंटरवल्स हैज
have exactly one point common to all. This we have proved. अब नेक्स्ट आइडिया इज लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम. असल में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. चलिए अब चलते हैं उस पर. लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम वो क्या कहता है. So location of root theorem, this is 5.35 from Barton. चलिए इसको भी बड़ा कर लें. रूट थ्योरम, लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम वो क्या कहता है. द स्टेटमेंट इज that I is equal to AB and F from I to R be continuous. Let I is equal to AB and F from I to R be continuous. Okay. If f of a less than 0 less than f of b or f of a greater than 0 greater than f of b, then there exists a number c belong to AB, then there exists C belong to AB open interval such that f of C is equal to 0. Okay, idea is very simple and very clear, लेकिन थोड़ा सा हम इसको elaborate करते हैं और we will have its proof. उसको भी देखते हैं. देखिए क्या वो कहता है कि I को इंटरवल AB है और आई के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है विद द कंडीशन एफ ऑफ ए पे फंक्शन 0 है, नीचे फंक्शन एक्स एक्सिस से नीचे है और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी फंक्शन ऊपर है. यानी कि ये वाली कंडीशन है. अब ये यू नो ये जीरो लाइन है. इसको हम जीरो लाइन माने तो ग्राफ यूं है. राइट, ये हमारा पॉइंट जो है ये ए है. लुक दिस पॉइंट इज ए एफ ऑफ ए और ऑफ कोर्स एफ ऑफ ए लेस देन 0 है क्योंकि ये 0 की लाइन है. अगर इसको मैं लाइन ऑफ एक्स एक्सिस मानूं तो ये y इज इक्वल टू 0 की लाइन है और दिस इज योर b एंड दिस पॉइंट इज b f ऑफ b एंड हियर यू नो हियर चूंकि अबव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे f ऑफ b पॉजिटिव है और एफ ऑफ ए नेगेटिव है चूंकि वो बिलो एक्स एक्सिस है. तो यू सी एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा सी, ये सी पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन जो है एफ ऑफ सी 0 है. एफ ऑफ सी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज एफ ऑफ सी, वो 0 है. रूट क्या होता है, रूट वो नंबर होता है जहाँ पे फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को मीट करता है या क्रॉस करता है. चलिए तो देखिए c के ऊपर f ऑफ c जो है वो 0 है, यानी कि c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी कि c को फंक्शन में डालिए तो वो सेटिस्फाई कर दे, इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाए. तो इसका मतलब c को हम रूट कहते हैं. c को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं. लेकिन इसके लिए शर्त है कि एक पॉइंट नीचे और एक ऊपर, या फिर ये हो f ऑफ a ऊपर आ जाए. दूसरा कर्व ये भी हो सकता है. अच्छा, दूसरा कर्व क्या हो सकता है, वो ये भी हो सकता है. ये आपकी 0 लाइन है, y इज इक्वल टू 0 की लाइन है. अब यूं भी हो सकता है. राइट, सी हियर दिस पॉइंट इज a. अब यहाँ पे ये a f ऑफ a है. यू सी हियर f ऑफ a इज पॉजिटिव अबव x एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज योर b and this point is b f of b because f of b is below x axis. So because f of b is negative, here f of b क्या है, वो less than 0 है.
एंड हियर एफ ऑफ ए जो है वो पॉजिटिव है, तो यू सी दिस पॉइंट अल्फा, और यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा, और अल्फा को हम रूट कहते हैं। ये है जब आपने किसी फंक्शन का रूट लोकेट करना है तो यू मस्ट गेट 2 पॉइंट्स वेयर वन इज 2 पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइन, 2 पॉइंट्स ऑफ 2 नंबर्स ऑफ अपोजिट साइन इन द डोमेन। यानी कि ए और बी आपके 2 नंबर्स थे, एफ ऑफ ए पे जो है पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी पे नेगेटिव है, या एफ ऑफ ए पे नेगेटिव है, एफ ऑफ बी पे पॉजिटिव है। अब यूं भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी दैट शुड बी लेस देन 0, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो लेस देन 0 आए, तो तब आपके पास, और फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो, फंक्शन ये ना हो कि फंक्शन यहीं से टूटा हो, ऐसे हो जाए, तो फिर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ तक आया है, उसके बाद यहाँ से शुरू हो गया, तो तब तो वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, तो डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए रूट का होने की गारंटी नहीं है। दैट्स वाई फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लुक एट, लेट आई बी एन इंटरवल ए बी को इंटरवल है, एंड एफ फ्रॉम आई टू आर बी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन लास्ट में होनी चाहिए, राइट। इफ एफ ऑफ ए इज लेस देन 0, लेस देन एफ ऑफ बी, यानी कि एफ ऑफ ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 को हम नेगेटिव वैल्यू कहते हैं, 0 से नीचे, और बी पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, या ए पे फंक्शन पॉजिटिव है और बी पे फंक्शन नेगेटिव है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये है लोकेशन। अगर ऐसा है तो जारी सी बात है आपको एक नंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 0 है, और उसी नंबर को आप रूट बोलते हैं, राइट। ओके, तो ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही रूट हो, यू मे हैव मोर देन 1 रूट्स, ठीक है। आप कैसे, आपके पास ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, दिस इज योर, तो एक ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है। जहाँ जहाँ फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, तो वो रूट्स हैं, तो देयर एग्जिस्ट at least one real number c lying between a and b such that f of c is equal to 0। ठीक है जी, चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, आप देखिए, पहले इसका रफ आइडिया ले लें फिर उसकी तरफ जाते हैं। अगर हमारे पास ये है और लाइक ये दिस इज ये हमारा a है, ये b है, तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है। ये आइडिया यही है, आप देखिए यही आइडिया है, और इसी को, इस आइडिया को हम वर्डिंग में लिखेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। इसका प्रूफ कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारा इनिशियल इंटरवल ए बी, यानी कि a को a1 ले लें और b को b1 ले लें, तो पहला इंटरवल आपका I1 हो गया a1 b1, राइट। अब वो कहता है ए और बी के दरमियान आप क्या कर लें, एक इनका मिड पॉइंट ले लें। क्या ले लें? मिड पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट सी ले लें, इन दोनों का मिड पॉइंट करते हैं, फर्ज करें वो ये आ जाता है। हमें ये अल्फा तक पहुंचना है, हमें अल्फा तक जाना है। अल्फा इज द रूट, वो हमें नजर आ रहा है कि अल्फा हमने कैलकुलेट करना है। तो तरीका क्या है, ए और बी का हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। सी जो है वो a1 प्लस b1/2, ये सेटिंग करने से ये a1 हो गया और ये b1 हो गया। और याद रहे कि b1 बराबर b है और a1 बराबर a है। अगर ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आपको इसका प्रूफ जो है वो क्लियर हो जाएगा। प्रूफ इज नथिंग बट सिंपली दिस प्रोसेस। इसके ऊपर अगर आप वैल्यू देखें तो वैल्यू पॉजिटिव है। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, यानी कि जो रूट लाई करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के दरमियान लाई करेगा। वन शुड बी पॉजिटिव एट द वन एंड, द ग्राफ शुड बी पॉजिटिव एट द अदर एंड, ग्राफ इज नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। अब B1 जो है
इस पे पॉजिटिव है, सी पे भी पॉजिटिव है, लिहाजा इस एरिया को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इस एरिया में रूट नहीं आ सकता, इसका तो रूट जो है वो अब इसमें आएगा, क्योंकि ये इस पे वैल्यू पॉजिटिव है और इस पे वैल्यू नेगेटिव है। तो आप क्या करें, अब आप ये करें कि A1 को, यहाँ पॉइंट A1 था, A1 को सेट कर लें A2 और C को सेट कर लें B2, C को कह लें B2 से। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो पॉइंट आपका होगा वो B2, f of B2 होगा with the condition that f of B2 is positive। तो अब देखिए A2, इसी A1 को A2 ले लिया और C को हमने B2 ले लिया, तो यू आर गेटिंग अ न्यू इंटरवल, यू आर गेटिंग I2 A2 B2। और ये भी आप देख लें कि I1 जो है वो कंटेन कर रहा है I2 को, राइट। फिर यही प्रोसेस कीजिए, क्योंकि मैं रूट की तरफ आना है। फिर अब A2 पिछले खत्म हो गया, अब नया आपका A2 है और ये पॉइंट B2 है। दोबारा इन दोनों का आप क्या करें, मिड पॉइंट लें। फर्स्ट करें इस A2 का और इस B2 का मिड पॉइंट लिया तो वो ये पॉइंट आ गया, राइट। दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट क्या है, ये A2 प्लस B2/2 है। एक और देखिए, जो पहला इंटरवल था उसकी लेंथ थी B1 माइनस A1 और दूसरे इंटरवल की लेंथ आएगी B2 माइनस A2, यानी कि B2 माइनस A2, ये एग्जैक्टली मिड है, तो पहले की हाफ आएगी, यानी कि जो पिछला इंटरवल है B1 माइनस A1 उसकी ये हाफ हो जाएगी। तो यहाँ अगर इसकी लेंथ की बात करूं मैं, यानी कि B2 माइनस A2, इस लेंथ की बात करूं तो बेसिकली आप देखें, क्योंकि ये वाली लेंथ है, दिस, इट इज दिस लेंथ, और ये एग्जैक्टली ये हाफ में है, तो ये पहले वाले की हाफ हो जाएगी। आप कह सकते हैं 1/2 ऑफ B1 माइनस A1। इसका मतलब जब आपने दूसरे इंटरवल की लेंथ निकाली तो वो पहले इंटरवल का हाफ हो गया, ठीक है। इस तरह से जब आप ये जो है वैल्यू आप देखें, यहाँ पे वैल्यू जो है इसको आप सेट कर लेते हैं, इस पे वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। इसको फर्ज करेंगे C है, इसको अगेन मैं कोई लेट्स से C1 कह देता हूँ। तो C1 के ऊपर दिस पॉइंट इज C1, दिस पॉइंट इज C1। वो कैसे लिया था, A2 और B2 का मिड लिया, दोबारा वो ये C1 आ गया, और C1 के ऊपर वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, नीचे है, यानी कि यहाँ जो है f of C1 जो है वो नेगेटिव है, जबकि f of B2 पॉजिटिव है। सो रूट जो है इन दो के दरमियान लाई करेगा। सो अगले स्टेप में जो C1 है उसको आप सपोज कर लें, C1 को आप A3 सपोज कर लें और B2 को आप B3 सपोज कर लें, से कर लें, तो यू आर गेटिंग अ न्यू इंटरवल, दिस वन, यानी कि आप रूट इन दो के दरमियान लाई करेगा, तो आपके पास I3 थर्ड इंटरवल आ जाएगा, I3 आ जाएगा A3 B3, ओके। और आप देखें ये कंटेन इन I3 होगा, क्योंकि ये इंटरवल है और पहला दूसरे वाला ये था और ये उसका इंटरवल है, उसका हाफ है, उसका कितना है, हाफ। इसका मतलब B3 माइनस A3 की जो लेंथ होगी वो हाफ ऑफ B2 माइनस A2 की होगी, जो कि हाफ ऑफ दिस थी, इसका 1/2 ऑफ 1/2 B1 माइनस A1, राइट। तो बेसिकली ये बन गया 1/4 B1 माइनस A1। इसका मतलब जब थर्ड इंटरवल की लेंथ लेंगे वो 2 स्क्वायर आएगी। ये बात चलाते रहेंगे, तो जो आपके पास Bn माइनस An की लेंथ आएगी वो 1/2 पावर n माइनस 1 B1 माइनस A1, दिस, ये लेंथ आएगी nth इंटरवल की, दिस वुड बी द लेंथ ऑफ nth इंटरवल। तो इस तरह फिर आप क्या करें, फिर आप जो जब आपने देखा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, रूट इन दो के तरह इसको कैंसिल कर दिया, फिर आपने इन दोनों का मिड लिया, यहाँ आ गया, लुक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दिस इज कैंसल,
फिर इन दोनों का मिड लिया, फर्ज करें ये आ गया, अगेन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दिस इज कैंसल्ड, फिर इन दो का मिड लिया ये आ गया, राइट, लुक नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसल्ड, फिर इन दो का मिड लिया, फर्ज करें ये आ गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दिस इज कैंसल्ड, फिर इन दो का मिड लिया, फर्ज करें ये आ गया, लुक तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दिस इज कैंसल्ड, तो लुक हेयर, तो ये सारे के सारे सीक्वेंस जनरेट हो रहा है और अल्टीमेटली चलते चलते ये अल्फा को कन्वर्ज कर, ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर गया, ये सी आईज का सीक्वेंस, ये जो C1 पहला मिड पॉइंट था, C2 दूसरा मिड पॉइंट था, C3 तीसरा, चलते चलते CK एंड सो ऑन, चलते चलते तो आप देखेंगे कि लिमिट ऑफ K टेंड्स टू इंफिनिटी, CK जो है दैट इज अल्फा। तो इस तरह से यू हैव कैलकुलेटेड अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, आपके पास एक सीक्वेंस नंबर आ गया कि उसकी जब आपने लिमिट अप्लाई की सी के तो वो अल्फा को कन्वर्ज कर गया, दैट वाज द रूट। सो द कॉन्टिन्यूस बाइसेक्शन will tends to the root, but the condition is when f is continuous from a to b, where a b close interval and f is continuous from a b to r, right, with the condition that function is changing its sign at the endpoints, means that if f of a is positive then f of b is negative, or if f of a is positive and f of b is negative, यानी कि जो दोनों को, in other words f of a into f of b must be less than 0। अगर ऐसा है तो तब हम कहते हैं कि there must be some point c lying between a b interval such that f of c is 0, and then in this case we call c as the root of the function f। okay, इस प्रोसेस को दोबारा भी आप समझ सकते हैं, आई कैन टेल यू अगेन। और ये सी आईज क्या है, दीज आर द कॉन्टिन्यूस मिड पॉइंट्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली यू आर टेकिंग द मिड पॉइंट। लुक एट दिस, ये ए है, ये बी है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, फिर आप इन दोनों का मिड लेंगे, ये ए है, ये बी है, फिर आप इन दोनों का मिड लिया, ये कुछ सी आ गया, C1 इस पे पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और इस पे पॉजिटिव है, दिस विल बी फिनिश्ड, क्योंकि इसमें रूट नहीं आ सकता, दोनों पे नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव, रूट इसमें नहीं आएगा, इसको हमने छोड़ दिया। फिर इन दोनों का मिड लिया, फर्ज करें ये आ गया, दिस इज C2 पे पॉजिटिव है, C1 पे नेगेटिव है, इसमें रूट नहीं आ सकता क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। फिर इन दोनों का मिड लें, फर्ज करें यू आर हेयर C3, इन दोनों का मिड लिया, C3 आ गया, लुक एट C3, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको छोड़ देंगे, दिस इज कैंसल। फिर इन दोनों का मिड लिया, फर्ज करें ये आ गया, C4, this is C4 is negative, this will be finished, then here, then here, then here, then here, ये अल्फा है हमारा, अल्फा की तरफ, तो ये आपका C4, C5, C6, here चलते चलते चलते, तो ये सीक्वेंस है, C1, C2, C3, C4, so on, CK and so on. So with limit k tends to infinity, CK would be alpha, right? ये है कि हमारा प्रोसेस, और यही प्रोसेस जो है वो हमारा प्रूफ है, तो इसको अब हम फॉर्मल अंदाज से लिख भी सकते हैं, राइट? चलिए देखिए प्रूफ करते हैं इसका। ओके, assume proof f of a is less than 0, which is less than f of b, okay,
let I1 is equal to A1 B1, where A1 is equal to A and B1 is equal to B। हमने assume कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, let P1 मिड पॉइंट ले लें, let C1 with the midpoint of A1 and B1, that is C1 is equal to A1 plus A2, sorry, B1 by 2। अब C1 के ऊपर शर्तें हैं। C1 पे अगर तो 0 आ जाता है तो हमारा ख़त्म हो गया। अगर आपका रूट यहाँ पे है और आप मिड पॉइंट लेते हैं दोनों का, तो वो ये C1 यही आ जाता है और यही अल्फ़ा है, और f of C1 हमारा 0 हो जाता है। तो we are nothing to do, this means that C1 is the root, you are done, राइट। इसके बाद फिर C1 के ऊपर शर्तें लगाएंगे। अगर C1 पॉजिटिव है तो फिर क्या रिप्लेसिंग करेंगे, और C2 अगर नेगेटिव है फिर क्या रिप्लेसिंग करेंगे। ओके, सो if f of C1 is equal to 0, then C1 is the root of f of x and we are done। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ C1 पॉजिटिव, यहाँ C1 नेगेटिव है। सो अदरवाइज if f of C1 is positive, look at f of B भी पॉजिटिव है, तो रूट विल लाइंग बिटवीन A एंड C1, ठीक है। क्योंकि f of A नेगेटिव है और f of C1 पॉजिटिव है, इन दिस केस रूट विल लाइंग बिटवीन will surely will be in the interval AC1, ठीक है। In this then we set, क्योंकि जब दोबारा मिड पॉइंट लेना है तो आपने सेट करना होगा। C1 जो है वो आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले से रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब B1 आपका रिप्लेस हो गया। C1 को आप B1 है तो इसका मतलब C1 को आप B2 रखना पड़ेगा। देन वी सेट A2 इज इक्वल टू A1, तो ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि A नेगेटिव वाला यूज करें, तो आप जो सेम है उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लिहाजा पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दें और नेगेटिव वाले को नेगेटिव से रिप्लेस कर दें, तो यू विल गेट, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। अगर जो नया पॉजिटिव है तो उसके पीछे वाला जो पॉजिटिव था उससे रिप्लेस कर दें, और अगर नया नेगेटिव है तो जो पीछे वाले स्टेप में नेगेटिव था उसको नेगेटिव वाले से रिप्लेस कर दें, आपके पास नया इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। देन वी सेट A2 इज इक्वल टू A1, यानी कि A2 में तो रिप्लेस नहीं करी, ये A1 ले लिया आपने, A1 A था, तो अब इसी को ही आपने A2 बना लिया, एंड B2 इज इक्वल टू C1। अब B2 जो है चूंकि f of B पॉजिटिव है और इधर वाले को हमने कैंसिल करना है, वो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया, दैट्स वाई आपको C1 को कंसिडर करना है। सो यू टेक B is 2 is equal to C1, and if f of C1 is positive, sorry, is negative, अब मैंने कहा नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करें, चूंकि हमारा ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो A और C1 के दरमियान रूट नहीं हो सकता, रूट जो है B और C1 के दरमियान होगा। देन वी सेट जी, अब C1 नेगेटिव है तो A2 इज इक्वल टू C1 एंड B2 इज इक्वल टू B1, क्योंकि B1 B पॉजिटिव है और B इज इक्वल टू B1 है,
तो B2 B1 ही रहेगा, उसको रिटेन करेंगे और दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब अगर जवाब पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले से रिप्लेस कर लेंगे और दूसरे वाले को रिटेन कर लेंगे, और अगर जवाब नेगेटिव आ जाए, इफ आंसर इज नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को नेगेटिव से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि नेगेटिव वाला यहाँ ए था तो ए को C1 से रिप्लेस कर देंगे, और ए क्या था A1, इसका मतलब A2C1 हो जाएगा, और दूसरे को रिटेन कर लेंगे, B2B1 ही रहेगा, वो रिटेन रहेगा। दिस इज द सिंपल रूल इन आइदर case we have the interval A2B2 such that f of A2 is negative and this is f of B2, right? ओके तो ये हमने ये इंटरवल बना लिया, ठीक है। ये ना भी लिखें, यू आर गेटिंग एन इंटरवल, ये भी लिख सकते हैं। ये अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, सच दैट f of A2 into f of B2 is less than 0, ये भी लिख सकते हैं कि दोनों की प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 है। ओके, ऑल्सो नोट दैट also note that B2 minus A2 will be equal to 1 by 2 of B1 minus A1, which is equal to 1 by 2 of B minus A। जो नया इंटरवल निकाला है वो पहले इंटरवल का हाफ था, और B1 बेसिकली B था और A1 बेसिकली A था। तो B2 माइनस A2, ये A2 B2 जो इंटरवल है उसकी लेंथ जो है 1 by 2 B minus A आएगी। नाउ टेक C2 as A2 plus B2 by 2। अगेन आप C2 निकालिए, फिर दोनों का मिड पॉइंट लीजिए। चूंकि आपने ये दो डिसाइड कर लिए, ये A2 B2 ये दो डिसाइड कर लिए हैं कि f of A2 जो है इंटू f of B2 जो है वो लेस देन 0 है, और बल्कि आपने तो ये भी कह दिया कि f of A2 लेस देन 0 है और f of B2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगेन if f of C2 is 0 then C2 is the root, we are done। but if f of C2 is not 0 then again you have two cases, we will proceed the above, ठीक है। if f of C2 is equal to 0 we are done, or otherwise we continue the above process of getting intervals I1 is equal to A1 B1, I2 is equal to A2 B2, and I3 is equal to A3 B3, and so on, with I1 is contain, I2 contain, I3 contain, so on। contain I n contain so on, where
in is equal to an bn. Again, with f of an is less than 0, which is less than f of bn. फिर चूंकि वही है तो अगेन टेक द मिड पॉइंट, टेक Cn is equal to an bn by 2 if f of Cn is equal to 0, there is nothing to prove. बिल्कुल वही फैशन है, अगर Cn जो 0 है तो Cn इज द रूट, और अगर Cn 0 नहीं है तो फिर उसी तरह से आपको देखना पड़ेगा f of Cn पॉजिटिव है, f of Cn नेगेटिव है. If f of Cn is positive, we set, अब देखिए Cn पॉजिटिव है तो an को हमें an प्लस 1 लेना पड़ेगा. an प्लस 1 इज इक्वल टू an एंड bn प्लस 1 इज इक्वल टू Cn. क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को इस पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे तो Cn जो है, जो नेक्स्ट पॉजिटिव है, वो bn प्लस 1 इज इक्वल टू Cn, बिकॉज पॉजिटिव विल बी रिप्लेस्ड विद पॉजिटिव. एंड इफ f of Cn is less than 0, we set, अब Cn नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, रिप्लेस नेगेटिव बाय नेगेटिव, तो इसका मतलब an प्लस 1 जो है वो an प्लस 1 इज इक्वल टू Cn एंड bn प्लस 1 इज इक्वल टू bn. To get the interval an plus 1 bn plus 1 with bn plus 1 minus an plus 1 is equal to 1 by 2 bn minus an, which is equal to 1 over 2 power into b minus a power 2 power n minus 1, or bn plus 1 minus an plus 1 is equal to b minus a power 2 power n. इसका मतलब क्या हुआ? Thus, in general, the length of the nth interval in, which was an bn, is b minus a by 2 power n minus 1. अब हम नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी लगाएंगे. सो नोट दैट zero less or equal to bn minus an, okay, अच्छा. अब ये भी note that limit n tends to infinity bn minus an, which is equal to limit n tends to infinity b minus a by 2 power n minus 1. अब b minus a कोई कांस्टेंट नंबर है,
और नीचे 2 पावर n माइनस 1 है, आपको पता है इसकी लिमिट 0 होती है, इज 0। अब देखिए जो nth इंटरवल उसकी लिमिट भी 0 आ गई, और I1 कंटेन I2 कंटेन I3 एंड सो ऑन। इसका मतलब अब इसके ऊपर पूरी नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी फिट होगी है, ठीक है। nth इंटरवल की लिमिट 0 भी है, और ये नेस्टेड इंटरवल भी है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड भी है, दैट्स व्हाई यू कैन अप्लाई द नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, ओके। हेंस बाय nested interval property theorem, there exists a unique C belong to In such that An less or equal to C less or equal to Bn, provided Bn minus An limit 0 and I1 contain I2 contain I3 and contain so on। यानी कि ये दो शर्तें थी, एक तो ये कि इस तरह से I1 कंटेन I2 सो ऑन, और लेंथ भी 0 है, तो इसका मतलब एक C नंबर मिलेगा लाइन बिटवीन ईच इंटरवल A एंड B एंड फॉर ऑल n, फॉर ईच n बिलोंग टू n। हर इंटरवल में वही एक नंबर कॉमन टू ऑल है। सो फ्रॉम हियर वी सी दैट यहाँ सब देखें an माइनस an लेसर इक्वल टू c माइनस an लेसर इक्वल टू bn माइनस an, तो क्या होगा 0 लेसर इक्वल टू c माइनस an लेसर इक्वल टू bn माइनस an, और bn माइनस an की वैल्यू है 0 लेसर c माइनस an लेसर इक्वल टू दिस इज b माइनस a बाई 2 पावर n माइनस 1। अब बाय सैंडविच थ्योरम इसकी लिमिट भी 0 है, इसकी लिमिट भी 0 है, हेंस बाय सैंडविच थ्योरम दिस लिमिट इज 0, हेंस बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट n tends to infinity c minus an is equal to 0, or लिमिट n tends to infinity an is equal to c। अब दूसरी तरफ आइए, आल्सो अब bn को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिमिलरली अब bn को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये an माइनस bn होगा, an माइनस bn लेसर इक्वल टू c माइनस bn विच इज लेसर इक्वल टू bn माइनस bn, दिस इज b माइनस a 2 पावर n माइनस 1 विच इज लेसर टू c माइनस bn। अगेन इसकी लिमिट 0 है, इसकी लिमिट 0 है, अगेन बाय सैंडविच थ्योरम। So by sandwich theorem, limit n tends to infinity bn is equal to c। You see an की लिमिट भी c आ गई, bn की लिमिट भी c है, और f जो है वो कॉन्टिन्यूस है, hence by sequential criterion जो है f of c जो है वो भी जो है f of an और f of bn जो है वो f of c होगा, ठीक है। So since limit n tends to infinity an is equal to c, which is equal to limit n tends to infinity bn, and f is continuous, so by sequential criterion of continuity, limit
ऊपर आ जाता हूँ। f of an is equal to f of c is equal to limit n tends to infinity f of pn. Look at here. इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि इसकी लिमिट सी ए एन की लिमिट सी है तो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन एफ ऑफ ए एन की लिमिट एफ ऑफ सी होगी। इस तरह से चूंकि बी एन की लिमिट सी है सो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरियन एफ ऑफ बी एन की लिमिट एफ ऑफ सी होगी। ठीक है, दैट्स वाई एफ ऑफ ए एन की लिमिट भी एफ ऑफ सी होगी और एफ ऑफ बी एन की लिमिट भी एफ ऑफ सी होगी। और अब आपको याद होगा कि एफ ऑफ ए एन जो है चूंकि वो लेसर इक्वल जीरो है फॉर ऑल एन, सो दैट्स वाई इट्स लिमिट इज आल्सो लेसर टू जीरो। नाउ सिंस f of since f of n is less than equal to 0, less than 0 for each n, so limit n tends to infinity f of an is less than 0, or what is this, f of c is less than 0. नंबर वन। अब देखिए चूंकि आपने जब ये सीक्वेंस बनाया था कि आपने जब nth इंटरवल a n b n बनाया था तो आपने ये बनाया था कि f of a n जो है वो लेस देन 0 है विच इज लेस देन f of b n। जो आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी स्टार्ट आपने यही सीखा था f of a लेस देन 0 और ये कंस्ट्रक्शन सेम रही चलती रही। आप इस तरह से आप सेटिंग करते रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई f of a n लेस देन 0 है। और आप ये जानते हैं सीक्वेंसेस में हमने कहा था कि अगर a n लेस देन 0 है तो उसकी लिमिट भी लेस देन 0 है फॉर ईच n, राइट? सो नो प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दिस इज लेस देन 0, दैट इज, और इसकी लिमिट ये है, इसका f of c लिमिट लेस देन 0, व्हाट इज दिस लिमिट इज f of c लेस देन 0। इस तरह से f of bn पॉजिटिव है तो उसकी लिमिट पॉजिटिव होगी, इसका तो f of c पॉजिटिव होगा। सिमिलरली f of bn is greater than 0 for each n belong to n, so is limit n tends to infinity f of bn is positive, f of c is positive. Number 2, so by 1 and 2 thus c is a root of f on ab। तो हमने प्रूव कर दिया कि f of c जो है वो लेस देन 0 भी है, f of c ग्रेटर देन 0 भी है। दिस मीन्स दैट c इज अ रूट, बिकॉज f of c इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स दैट c इज अ रूट। ठीक है, ले जी ये था लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। अब हम इसकी छोटी सी एक एप्लीकेशन करते हैं बिल्कुल इसी अंदाज से जैसे कॉन्सेप्ट को समझा है और जैसे थ्योरम का प्रूव किया है, बिल्कुल इसी अंदाज से हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। बार्टल की किताब में मौजूद है। तो यू सी एग्जाम्पल क्या है, आपने इसका रूट निकालना है f of x x e पावर x माइनस 2 ऑन 0 1। ठीक है, पहले तो आप ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढिए। देखिए नोट f of 0 is equal to minus 2 which is less than 0 and f of 1 is equal to e minus 2 which is greater than 0. This means that at least one real root lying between 0 and 1. ठीक है, this shows that f has
दिस शोज दैट नहीं करना चाहिए, दिस मीन्स दैट f has at least one in 0 1। तो तरीका क्या है, यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है, x पॉइंट्स आ जाएंगे a b और यहाँ पे c वाला सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ n लिख लें, यहाँ an लिख लें, यहाँ bn लिख लें, यहाँ cn लिख लें, और फिर इनकी वैल्यूज f of an, f of bn, f of cn। लुक, n अगर आप 1 लिखते हैं तो ये a1 हो जाएगा, a1 आपका क्या है 0, b1 1, c1 इन दोनों का मिड पॉइंट 0.5। अब तीनों पे वैल्यू चेक करनी है। देखिए ये पहला स्टेप, f of 0 पे वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, b1 एंड b1 1 पॉजिटिव, और 0.5 पे f of 0.5 पे वैल्यू अब निकालने, वो इसमें डालें 0.5, वो अब ये डालेंगे f of 0.5, वो बनेगा 0.5 e पावर 0.5 माइनस 2। तो इस वैल्यू को जब आप देखेंगे तो ये क्या आएगी, ये नेगेटिव आएगी, ये क्या आएगी, दिस इज नेगेटिव। इसका तो नेगेटिव आ गया, तो ये जो है नेगेटिव वाला, नेगेटिव विल बी रिप्लेस्ड नेगेटिव, तो ये 0.5 यहाँ आ जाएगा, n2 में दिस 0.5 विल बी हियर, 1 को रिटेन करेंगे और फिर इन दोनों का मिड ले लेंगे, ठीक है, वो आएगा 0.75। अब 0.5 पे क्या है, fn की वैल्यू नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, और 1 पे वैल्यू कितनी है, दिस वाज 1 पे पॉजिटिव, और इस पे आप साइन देखेंगे तो 0.75, दिस इज इन फैक्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर दें, 0.75 यहाँ आ जाएगा, जब थर्ड रोटेशन करेंगे तो 0.75 यहाँ, दिस विल बी रिटेन्ड, इन दोनों का मिड लेंगे, तो दैट वुड बी 0.875, 875। So see 0.75 पे नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, 1 पे पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड 0.875 पे जब आप वैल्यू देखेंगे तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव। सो रिप्लेस पॉजिटिव विद पॉजिटिव, इसका तो ये जो है नेगेटिव को रिटेन करेंगे, क्योंकि ये दो हैं, पहले ये रिटेन होगा। अब पहले में देखें, इन दोनों का साइन चेक किया, ने का साइन चेक किया, नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर दें, अगले इटरेशन में पॉजिटिव रिटेन होगा, ये पॉजिटिव रिटेन हो गया, और इस नेगेटिव को छोड़ के अब इसकी वैल्यू यहाँ आ गई। अगेन नेगेटिव पॉजिटिव सेम है, पॉजिटिव को रिटेन किया जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में, तो 0.5 यहाँ आ गया। अब फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव को रिटेन कर लें, फोर्थ इटरेशन में 0.75 को रिटेन कर लें, और इसको रिप्लेस करें, पॉजिटिव विल बी रिप्लेस बाय पॉजिटिव, सो न्यू पॉजिटिव इज 0.875, एंड देन मिड इज, इन दोनों का मिड निकालिए, चूंकि मिड निकालते हैं तो आएगा 0.8125 एंड सो ऑन। फिर इस तरह से फैशन विल बी कंटिन्यूड। 0.75 पे जो नेगेटिव था, 0.87 पे पॉजिटिव था, एंड जो नया आया है 0.8125 पे नेगेटिव, एंड यू कंटिन्यू इन दिस वे। तो जब ये वाला जो है इस कॉलम में रेपिटेशन आना शुरू हो जाए, जैसे 0.8, अगर यही 1 डेसिमल प्लेस तक दिखे तो 0.8 रूट आ गया, तो वो फिर जितने डेसिमल प्लेस तक आपसे कहा जाएगा 4 डेसिमल प्लेस तक, तो 4 डिजिट तक अगर आंसर रिपीट कर गया तो स्टॉप देयर एंड दैट वुड बी द रूट, ठीक है, वट एवर यू रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जनाब आज हमने दो रिजल्ट्स, वन was the nested interval property and the other was location of root theorem। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। आप इसको समझिए अच्छे तरीके से, लेक्चर को अगर समझ ना आए तो 2-3 दफ़ा सुनिए, इंशाल्लाह यू विल गेट द कॉन्सेप्ट। आई ट्राई टू एलैबोरेट इन डिटेल, ठीक है। फिर भी इफ़ यू आर फाइंडिंग सम डिफ़िकल्टीज प्लीज़ राइट देयर,
inshallah I'll see your queries and will try to answer. Thank you very much. Allah Hafiz.